देखिए किरण, बस अब से थोड़ी देर बाद वो आंकड़े हम जनता के सामने रखेंगे और आपको बताएं कि ओवरऑल जो अभी तक जो आंकड़े हैं, हरियाणा में लगभग 60% से अधिक मतदान हो चुका है। लेकिन सबकी दिलचस्पी इसमें है एग्जिट पोल के आंकड़ों में, कौन यहां बढ़त आगे जाएगा, कौन पीछे जाएगा। और जैसा कि जम्मू कश्मीर की बात हो रही थी, वहां पर 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, नए परिसीमन के बाद सीटों में बदलाव हुआ है, उसका क्या असर पड़ेगा। अब से थोड़ी देर बाद वो आंकड़े जैसे रखे जाएंगे, चीजें धीरे धीरे दर्शकों के सामने क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। हालांकि एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल नहीं है, लेकिन इसको लेकर हरियाणा और जम्मू कश्मीर सबकी निगाहें हैं। और बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हम तीसरी बार आएंगे, यानी हैट्रिक लगाएंगे, जबकि साफ साफ कांग्रेस से कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस वापसी कर रही है। जम्मू कश्मीर में नए बदलाव के वक्त क्या बदलाव होगा, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल, यानी कि थोड़ी ही देर के बाद जो ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो हम अपने दर्शकों के सामने रखेंगे। सबके दिल की धड़कन जो है वो बढ़ी हुई है कंचन। यहाँ पर लोग तो बैठे ही हैं टेलीविजन के सामने, नेता भी बैठे हुए हैं कि आखिरकार उनका जो ये देखिए, ये हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ नगाड़ा बजा रहे हैं। एक तरह से खुशी का इजहार है, क्योंकि हर बार जब भी प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं कंचन, तो कुछ इसी तरह से ऐसी चीजें करते हैं जो लोगों के जहन में बैठ जाती है। और ये देखिए यहाँ पर ये नगाड़े बजा रहे हैं और यहाँ पर 2 चुनाव यहाँ पर जो है सीधे तौर पर उसकी वोटिंग हो चुकी है। 8 तारीख को जो है इसके जो नतीजे हैं वो कंचन सामने आ जाएंगे। लेकिन इसके साथ ये भी साफ पता चल रहा है, क्योंकि देखिए एक तरफ तो जहां आज हम चर्चा कर रहे हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर में क्या नतीजे हो सकते हैं एग्जिट पोल को लेकर, लेकिन ये तस्वीर ये बता रही है कि महाराष्ट्र और झारखंड में भी आने वाले वक्त में चुनाव होने वाले हैं। राहुल जी, क्या इस तस्वीर को देखकर कहा जाए कि चुनावी बुगुल बच चुका है, उसका नगाड़ा बच चुका है? पीएम मोदी खुद महाराष्ट्र में पहुंचे हैं, सीएम भी नजर आ रहे हैं। क्या महाराष्ट्र का पॉलिटिकल नैरेटिव, पॉलिटिकल लैंडस्केप बदलने की शुरुआत हो रही है? ये नगाड़ा क्या उसी के लिए? मैं तो ये मानूंगा कि जिस तरह से बीजेपी के लिए हरियाणा का चुनाव मुश्किल है, उसी तरह से शायद उससे भी ज़्यादा महाराष्ट्र का चुनाव मुश्किल होने जा रहा है। तो ये कहना कि प्रधानमंत्री का नगाड़ा बजाना कोई उनके कॉन्फिडेंस या उनकी खुशी का इजहार होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, वो जहाँ पे भी जाते हैं तो वो वैसे भी एक कॉन्फिडेंट राजनेता हैं और अपनी बात और अपने तरीकों से वो लोगों के मन में बसे हुए हैं, उनको लोग पसंद भी बहुत करते हैं। इसी बीच प्रेम कुमार जी, मैं बात आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर पर हमारी बात हो रही थी। आप पीडीपी को कहां देखते हैं? क्योंकि पीडीपी एक वक्त पर बीजेपी के साथ अलायंस में थी, उनकी पार्टी दोनों एक साथ काम नहीं कर पाई, वो अलायंस टूटता है। उसके बाद कश्मीर में परिवर्तन, जम्मू कश्मीर की पूरी पॉलिटिक्स में परिवर्तन देखने को मिलता है। क्या इस बार के चुनाव में मैनिफेस्टो अगर हटा दिया जाए तो पीडीपी को क्या कहीं आका जा रहा है? बिल्कुल, पीडीपी का महत्व भी है, उसका प्रभाव भी है, और चाहे उसको कम आके, लेकिन पीडीपी 10 के आसपास 8 सीट 10 सीट तक की क्षमता मुझे लग रहा है कि इस बार वो लेकर आ सकती है। तो ये पीडीपी का ये फिगर बहुत इम्पोर्टेंट होगा वहाँ जम्मू कश्मीर में, खास करके सरकार बनाने के लिहाज से। और पीडीपी चूंकि पहले बीजेपी से भी तालमेल कर चुकी है, हालांकि एनसी का भी पुराना है इतिहास, बीजेपी वाजपेयी जी के गवर्नमेंट में वो रही है। तो चुनाव के बाद में बीजेपी का क्या रूप होता है, किसके साथ वो जाना चाहती है, कि वो अपने स्टैंड पे है, या पीडीपी क्या अपने पुराने अनुभव से कोई नया स्टैंड लेती है, ये सारे ऑप्शन सबके पास खुले हुए हैं। तो जब तक एक स्पष्ट मेजॉरिटी एनसी कांग्रेस नहीं लाती है, तब तक बीजेपी के पास ऑप्शंस खुले हुए हैं कि किसी और के साथ मिलकर के वो सरकार बनाने की कोशिश कर सकती है। उसमें पीडीपी का फिगर बहुत महत्वपूर्ण है। चिराग जी, आपके पास हम आएंगे, क्योंकि जिस तरह से हम लगातार जो है बता रहे हैं, या विजय जी से भी जब सवाल हुआ था आम आदमी पार्टी किंग मेकर या किंग के किस पोजीशन पे जो है आप देख रहे हैं, तो इन दोनों में से उन्हें फिलहाल तो कोई नजर नहीं आया। वो सीधे तौर पे कह रहे हैं किंग तो नहीं। तो क्या ये कहें कि अगर कांग्रेस कुछ आंकड़ों से पीछे रह जाती है और आम आदमी पार्टी का सपोर्ट चाहिए होगा, तो किंग मेकर में आप जाएंगे? देखिए, ये लोकसभा में गए थे। देखिए, हमारा लोकसभा के लेवल पर जरूर गठबंधन है, पर विधानसभा में हमारा गठबंधन नहीं है। पर अगर उस तरह की कोई स्थिति बनी ऐसी, तो जरूर जो हमारे शीर्ष नेता है वो बात करेंगे, और उसके हिसाब से अगर हरियाणा के लोगों को जो 5 गारंटी अरविंद केजरीवाल जी ने दी हैं, चाहे वो बिजली है, चाहे वो सड़क है, चाहे वो स्वास्थ्य है, तो अगर वो गारंटी पूरी कर रहे हैं तो डेफिनेटली क्यों नहीं जाना चाहेंगे। पर इसका जो डिसीजन है वो तभी होगा जो हमारे बड़े नेता जब बैठेंगे, शीर्ष नेता, उसके बाद ही इस तरह का डिसीजन जो है वो लिया जाएगा।
ठीक है राहुल जी, क्या आपको लगता है, क्योंकि अगर हरियाणा के मैनिफेस्टो की बात की जाए तो पॉलिटिक्स ऑफ फ्रीबीज पर जोर दिया गया है और पॉलिटिक्स ऑफ फ्रीबीज आम आदमी पार्टी का एक मिशन हमेशा से रहा है, जिस पर आम आदमी पार्टी को कई बार आरोप भी सुनने को मिले हैं, लेकिन उसी से इन्फ्लुएंस होकर कई और पार्टीज ने भी पॉलिटिक्स ऑफ फ्रीबी करने की शुरुआत की है। क्या आप पॉलिटिक्स ऑफ फ्रीबीज से इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको लगता है वोटर टर्नआउट और वोटिंग परसेंटेज जो रहता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है? देखिए, ये बात तो हमने यही नहीं, अगर उत्तर भारत के चुनावों में नहीं और दक्षिण भारत के चुनावों में भी ये देखने को मिला है कि फ्रीबीज काम करती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ये भी देखने की बात होती है कि फ्रीबीज तो एक बात है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे कैसा होता है ये और इम्पॉर्टेंट है। हरियाणा के केस में जो डिजिटलाइजेशन करने की कोशिश की गई किसानों को लेकर या फिर बाकी लोगों को लेकर, जो स्कीम चलाने की, कई स्कीमें चलाने की कोशिश की गई, उसके कारण कहीं ना कहीं उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर या जो मुश्किलें उसमें लोगों को देखने में आई, उसके कारण कहीं ना कहीं नाराज़गी आप गांव के स्तर पे देखते हैं। अगर आप मेरी फसल मेरा ब्यौरा जैसी योजना को देखेंगे या फिर परिवार पहचान पत्र जैसी योजनाओं को देखेंगे, ये सारी योजनाएं बीजेपी ने इसलिए कोशिश की थी ताकि डायरेक्ट बेनिफिट लोगों को मिल सके। लेकिन क्या ये आसान थी? लोगों को बहुत मुश्किलें हुई इनमें आने में, और वो नाराज़गी जो है कहीं ना कहीं रही। जहाँ तक पंचायत का सवाल है, बीजेपी ने एक और कोशिश की जो हरियाणा में कि जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो, इसके लिए उन्होंने पंचायत के जो राइट्स हैं वो काटे, कि स्पेंडिंग राइट्स जो होते हैं, जो फाइनेंशियल राइट्स होते हैं, उन्हें कम किया। बाद में उन्होंने उसको ठीक कर दिया, पहले 2 लाख रुपए तक ही उसको कैप कर दिया था, बाद में वापस उसको 22 लाख किया, लेकिन तब तक डैमेज जो है वहां पे दिखाई दिया। लेकिन इससे बड़े मुद्दे इस वक्त हरियाणा में आपको दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा में किसानों के आंदोलन वाला मुद्दा बहुत ज़्यादा चर्चा में है, अग्निवीर जैसा मुद्दा बहुत ज़्यादा चर्चा में, तो ये सारे मुद्दे भी वहाँ पर चर्चाओं में हैं। जी बिल्कुल। हम यहाँ पर अनिरुद्ध जी आपके पास आएंगे। आपने राहुल जी को भी सुना, वो सीधे तौर पे कि किसान नाराज थे। आप लोगों ने भले ही डिजिटलाइज करने की बहुत कोशिश की कि डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो किसानों के खाते में जाए या उनको बेनिफिट इसका मिल सके। संभवतः अच्छी पहल थी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं आप लोग बीजेपी में। और क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं किसानों की बात करूँ तो किसान इतने ज्यादा कंप्यूटर से, सिस्टम से कनेक्टेड नहीं होते हैं, वो तो जमीन के हैं और जमीन में अपनी खेतीबाड़ी करके अपनी जिंदगी को चलाते हैं। क्या लग रहा है कि ये सब जो चीजें कमियां रह गई हैं उसका असर इस चुनाव में आपको देखने को मिला, और खासतौर से एक नाराजगी किसानों की भी रही, या फिर जो पंचायत में आप लोगों ने कटौती की है उनके फंड्स को लेकर के, वो सब कुछ नतीजा इसमें रहा? देखिए, डिस्कशन में अच्छा लगता है कि आज का किसान डिजिटलाइज नहीं है। स्मार्टफोन अगर देखा जाए भारत के हर गांव में 2.5 लाख ग्राम पंचायत में आप जाके देखिए तो हर किसी के पास में स्मार्टफोन मिलेगा। तो ये सारी बातें, लेकिन किसान नहीं, लेकिन अनिरुद्ध जी, स्मार्टफोन मिलने का अर्थ ये तो नहीं है कि कोई भी पोर्टल पर जाकर के बहुत आसानी से ऐसी कई वाक्य, ऐसी कई जो बातें हैं वो सामने आई हैं जिसमें किसान अपने अनाज के ब्यौरे को जो है उस पोर्टल पर नहीं रख पा रहे थे। मैं ये कह रहा हूं कि डिजिटलाइजेशन में जब लोग ये कहते थे जब डिजिटल पेमेंट यूपीआई से पेमेंट होगा तो लोग नहीं कर पाएंगे, आज भारत के पूरे विश्व में जितना यूपीआई से पेमेंट होता है उसमें 60% हिस्सा भारत का है। तो ऐसा नहीं, हरियाणा एक पढ़ा लिखा स्टेट है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो वहां पे ये नहीं है वहां के किसान इतने इस तरीके के हैं ना। ये देखिए, टीवी डिबेट में डिस्कशन में बात आती है किसान नाराज है, ये नाराज। अभी आप देखेंगे जब 8 तारीख को ओपन होगा ईवीएम, तो उसमें निकल के जो लोग ये कांग्रेस की सरकार बन रही, ये सरकारें बन रही, वो सब बहुत पलटा हुआ नतीजा मिलेगा। नहीं तो सिंघू बॉर्डर पे क्या देखने को मिला था अनिरुद्ध जी? रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कर रहा हूं। अनिरुद्ध जी, सिंघू बॉर्डर पे फिर क्या देखने को मिला था? जो अनेक बॉर्डर पे हम देख रहे थे, हम खुद कवर करने के लिए गए थे, फिर वो क्या था? वो नाराजगी नहीं थी? अगर उसमें एलिब्रेशन में जाएंगे तो बहुत कुछ जाएगा। हमें लगता है कि आज एग्जिट पोल का डिबेट है और इसको इसी डिबेट तक सीमित रहने दिया जाए। उसके बाद जब 8 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आएगा तो उसमें बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अनिरुद्ध जी, किसानों की क्या मत है, क्या मत नहीं है, ये तो 8 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक जरूर रखती हूं कि जो डिजिटल रेवोल्यूशन भाजपा ने कर दिखाया है, शायद ही कोई सरकार इस तरह का काम कर पाई है। हर कोने पर डिजिटल पेमेंट होती है, जो सराहनीय है आपकी तरफ से। विजय त्रिवेदी जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, क्या हरियाणा का विकास, जो विकास हम गुरुग्राम में देखते हैं, जो गुड़गांव का विकास है, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी लाइट्स, गोल्फ कोर्स, रोड, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, प्रॉपर्टी के जो दाम गुड़गांव में है वो शायद ही दिल्ली एनसीआर में कहीं पर है। लेकिन जब बारिश होती है,
जब ड्रेनेज सिस्टम की बात होती है, जब गुड़गांव का काम करने वाला एम्प्लॉय नोएडा वापस आता है तो उसे घंटों लग जाते हैं। और क्या विकास की परिभाषा सिर्फ एक हाईटेक सिटी गुरुग्राम की होती है? गुरुग्राम जैसी दूसरी सिटी हरियाणा में क्यों नहीं बन पाई? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर सरकारों को सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए और आने वाली सरकार को काम भी करना चाहिए। बिल्कुल, और इसी में मैं ये जोड़ूंगी क्योंकि फरीदाबाद गुरुग्राम से जुड़ा हुआ ही है, वहां पर स्थिति बहुत खराब है, वहां गुरुग्राम के तर्ज पे जो है विकास नहीं हो पाया। दोनों सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। गुड़गांव जो है और फरीदाबाद है, दोनों का जिक्र किया। एक तो पूरा हरियाणा ही दिल्ली के करीब है, सबसे पास में जुड़ा हुआ है। दूसरा, दोनों जगह पर 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आपके पास किसी भी विकास को नहीं होने का कोई कारण या एक्सक्यूज नहीं होता। गुड़गांव में जो बड़ी इमारतें, बड़ी बिल्डिंग, साइबर हब और साइबर पार्क सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना कमजोर है कि एक बारिश में खराब हो जाता है। ये हम सब लोगों ने वहां पर एक्सपीरियंस किया है। एनसीआर का जो कॉन्सेप्ट था वो आज तक भी ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है कि दिल्ली से हरियाणा जाना हो, गुड़गांव जाना हो या फरीदाबाद जाना हो तो कितनी तरह की मुश्किलें हो रही है। और यदि इन दो शहरों को छोड़ दिया जाए तो आपको याद करना पड़ेगा कि हरियाणा के कौन से और शहर है जो डेवलप हुए हैं, तो वो बड़ा मुश्किल काम है, पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ। और इस वजह से क्या हुआ कि जमीनों की कीमतें जरूर बढ़ गई। आज गुड़गांव में रहना मुश्किल काम है, लेकिन वहां पर दोनों तरफ से मुश्किल है। एक तो खरीदना मुश्किल काम है और खरीद ले तो वहां रहना मुश्किल काम, तो वो पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन प्री बीज पर मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। प्री बीज का इम्प्लीमेंटेशन गुड़गांव में भी मुश्किल रहा, लेकिन प्री बीज को मैं सनातन धर्म की तरह से देखता हूँ। जैसे सनातन धर्म में दो तरह की व्यवस्था होती है, एक साकार और एक निराकार। तो निराकार व्यवस्था तो वो होती है कि एक्सप्रेसवे बन गया, स्ट्रक्चर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट हुआ, बिजली पर काम हुआ, वो हमें सीधा महसूस नहीं होता। लेकिन जो प्री बीज है, अनाज दिया गया है, 2000 रुपए दिए गए हैं, फीस दी गई है, ये जो सारी चीजें जब पॉकेट में आती है तो वो साकार जैसा लाभ है। जैसे आप मंदिर में साकार दर्शन करके सीधा अनुभव करते हैं, तो वो प्री बीज जो है वोटर को साकार अनुभव कराती है, तो वो ज्यादा असर डालती है। जो डेवलपमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर के जो बड़ी योजनाएं हैं उनका काम भले ही बड़ा होता हो, लेकिन वो एक निराकार रूप में वोटर देखता है और उसे नहीं लगता कि उसका सीधा कनेक्ट इसके साथ हो पा रहा है। तो प्री बीज में कितनी ताकत है ये भी चुनाव, और ये उदाहरण आप दिल्ली में, पंजाब में देख